हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ यूट्यूब सेमेस्टर 6 ज्योग्राफी मेजर 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट, जिसके अंदर मैं आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़कर समझाऊंगा कि उसका आंसर क्या होगा, और साथ ही आपको समझ भी आ जाएगा कि किसका आंसर क्या होता है, और एग्जाम में आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। और टोटल जो क्वेश्चन मैंने सेट किया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किया है कि सिलेबस में आपका एक भी टॉपिक मिस ना हो, सारा टॉपिक कवर करते हुए चलते जाए। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आपको लगता है मिस हो तो उस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगा पार्ट 2 के नाम पर, जो इसमें आपका वो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे, सर मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मैं तो हिंदी में एग्जाम दूंगा, तो हिंदी में हम कैसे पढ़ेंगे, आप तो इंग्लिश में बोलने वाले हो। तो नहीं, ये वीडियो मैंने दोनों लैंग्वेज में बनाया है, मतलब इंग्लिश और हिंदी, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश को देख कर पढ़ेंगे, और जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी लैंग्वेज को देख के पढ़ेंगे। मैंने दोनों लैंग्वेज में मिलाकर क्वेश्चन को सेट किया है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने चाहे फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर सकते हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को वन बाय वन हम पढ़ते हैं। पहले हम सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। तो याद रखिएगा सेमेस्टर 6 में आपको मेजर 12 में कौन सा पेपर पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना होता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पेपर। इसमें देखिए यूनिट 1 में कौन सा टॉपिक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी, सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स पैटर्न इन द वर्ल्ड, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना होगा। यूनिट 2 में कौन कौन सा टॉपिक है वो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन चेंज, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको कौन सा टॉपिक दिया गया है, माइग्रेशन, जिसके मीनिंग और टाइप्स के बारे में आपको जानना होगा, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में जानना होगा, थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन, जिसमें रेवेनस्टीन एंड ली के बारे में आपको जानना पड़ेगा। यूनिट 4 में क्या है, पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, मैल्थस पॉपुलेशन थ्योरी, पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। इन सभी टॉपिक आपको यूनिट 4 में पढ़ना होगा। आज यूनिट 5 में पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप, पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स, ट्रेंड्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी, ये आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। मतलब आपको टोटल 5 यूनिट दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम मेजर 12 में होने वाला है। तो इसके पेपर का अगर तैयारी करना है तो ये 5 यूनिट आपको पूरा तरह से पढ़ना होगा। इससे मैंने देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, ताकि आपके एग्जाम आज जो क्वेश्चन पेपर लिया वो मैंने कैसे लिया आपको पता है, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको मैंने एनालाइज किया, उसके बाद ये नए क्वेश्चन सेट किए हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि आपका एक भी टॉपिक मिस ना हो सके। तो हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले 1 मार्क्स वाला पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में देखिए 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, वो 5 मार्क्स के होता है, मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं और पाँचों 1-1 मार्क्स का रहता है, जो आपको कंपलसरी होता है देने के लिए। तो 1 मार्क्स का आपको लिखना भी पड़ता है, तो उसके बारे में हम 50 क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ क्या पहला क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट इज पॉपुलेशन जियोग्राफी, जनसंख्या भूगोल क्या है। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे, देखिए आंसर में क्या लिखा है, क्या पॉपुलेशन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के वितरण, संरचना और वृद्धि का अध्ययन करता है। मतलब जनसंख्या भूगोल क्या है कि जनसंख्या का जो वितरण होता है, उसकी जो संरचनाएं किस तरीके से बनी होती है और उसकी वृद्धि कैसी होती है, उसका जो अध्ययन करते हैं, मतलब उसकी जो स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन जियोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी, जनसंख्या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। जनक मतलब फादर, जिसे बोलते हैं ना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो यहाँ पूछा गया फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, जीटी त्रिवार्था। तो क्या होगा, जीटी त्रिवार्था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, व्हाट इज डेमोग्राफी, जनांकिकी, मतलब डेमोग्राफी क्या है। देखिए इंग्लिश में आंसर क्या लिखा है, इट इज़ द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन जनंकिकी कहलाता है। जनंकिकी क्या है, जनंकिकी मतलब जिससे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, कि उसको किस मेथड से देखा जा सकता है, स्टैटिक्स के तौर पर। तो स्टैटिक्स जो किसका, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो स्टडी होता है उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा इन इंडिया, भारत में जनसंख्या आंकड़ों का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत क्या होता है, सेंसस, जो अभी चल भी रहा है 2026 के टाइम में। आप लोग देखिएगा आपके घर में अगर नहीं आया होगा तो आ जाएंगे,
मतलब वो आपके सेंसस का ब्यौरा करता है कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, आप लोग पक्के घर में रहते हैं कि नहीं, आपके घर में एसी फ्रिज है कि नहीं, मिडिल क्लास में आते हैं कि हाई क्लास में आते हैं कि लो क्लास में आते हैं, वो सब सेंसस में पूछा जाता है। अब वो डेटा अभी लिया जा रहा है 2026 में, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक सेंसस हुआ ही नहीं। 2021 में क्यों नहीं हुआ? देखिए हर साल में होता है, हर 10 साल में होता है। 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ था, लेकिन 2021 में नहीं हुआ क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा था, जिस टाइम सभी अपने घर में लॉक हो गए थे, एक तरह से सोचिए तो क्वारंटाइन होगी, मतलब उस टाइम सावधानी बहुत बरतनी थी, तो उस टाइम तो नहीं हो पाया। लेकिन उसके 5 साल बाद अभी 2026 में सेंसस वापस से स्टार्ट हो चुका है। इस बार पता चलेगा कि पॉपुलेशन कितना है। 2011 में कितना पॉपुलेशन था? 125 करोड़, 125 करोड़, 125 करोड़ जनसंख्या थी उस वक्त में। अभी कितना है ये सेंसस के बाद पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया वो देखिए, व्हाट इज सेंसस? जनगणना क्या है? तो ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन एट ए स्पेसिफिक टाइम, मतलब किसी निश्चित समय पर जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या है, मतलब जो आपके घर में पता चलता है कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, तो जो ऑफिशियली जो रिकॉर्ड तय किया जाता है तो उसी को बोलते हैं क्या? सेंसस, यानी कि जनगणना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1881, जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था गवर्नर जनरल का, तभी हुई था 1881, मतलब 1881 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया आपसे? व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? जनसंख्या घनत्व क्या है? तो नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, मतलब कि 1 किलो मतलब प्रति वर्ग मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, उनका जो घनत्व होता है उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब चारों तरफ मान लीजिए पॉइंट है, उसे 1 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर ले लीजिए सर्कल तौर पर, तो वहाँ पर कितने लोग रहते हैं उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन? सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा होगा? एशिया, क्योंकि एशिया एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर काफ़ी पॉपुलेशन है। 9 नंबर क्या है? विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका क्या है? एक कोल्ड रीजन है, मतलब स्नो वाला बर्फीला रीजन है जहाँ पर काफ़ी कम लोग रहते हैं, या फिर बोलिए ना के बराबर रहते हैं, इसलिए वो लोवेस्ट डेंसिटी आता है, मतलब लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वाई आर रिवर वैलीज डेंसली पॉपुलेटेड? नदी घाटियाँ सघन आबादी वाली क्यों होती है? तो ड्यू टू फर्टाइल सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी, उपजाऊ मिट्टी एवं जल की उपलब्धता के कारण क्या होता है, नदी की जो घाटियाँ होती है वहाँ पर ज़्यादा आबादी होगी, क्योंकि देखिए नदी के बगल में तो वहाँ खेती अच्छी होगी, वहाँ पर जंगल भी अच्छा होगा, वहाँ पर मान लीजिए घर वार बनाएंगे तो वहाँ पर सामने पानी भी मिल जाएगा। तो नदी के पास वाली जो घाटियाँ होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, वहाँ पर क्या होता है, वह देखिए पानी आपको जल्दी मिल जाएगा, सॉइल फर्टाइल होता है, खेती आप आराम से कर सकते हो। लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए? पहला चाहिए खाने का कुछ और पीने का, अगर वो नदी के सामने अवेलेबल होगा तो आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? नदी के पास होगी। आप इंडिया में देख सकते हो जहाँ जहाँ नदी है उसके पास में जो कबीला या फिर जो भी घर बसे हुए होते हैं, पूरा शहर बसा हुआ होता है, वो सबसे हाईली पॉपुलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन? जनसंख्या संरचना क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन बाय एज, सेक्स एंड ऑक्यूपेशन, आयु, लिंग और व्यवसाय के आधार पर जनसंख्या की जो विशेषता बताई जाती है उसे जनसंख्या संरचना कहते हैं, मतलब पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखिए आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके सेक्स के अकॉर्डिंग, सेक्स मतलब क्या कि मेल है कि फीमेल है या फिर कॉमन जेंडर है, या फिर और आप ऑक्यूपेशन मतलब काम क्या करते हैं, उसके आधार पर पता चलता है कि जनसंख्या की विशेषता क्या है। कौन मिडिल क्लास में आते हैं, कौन लो क्लास में आते हैं, कौन सैलरी पर्सन है, कौन बिजनेस करते हैं, कौन लेबरर्स हैं, वैसे पता चलता है पॉपुलेशन कंपोजिशन से। 12 नंबर क्या है? व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम, मतलब समय के साथ जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसे ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज? जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? मतलब जनसंख्या का जो चेंज होता है, जनसंख्या में परिवर्तन आता है पॉपुलेशन में, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो किस आधार पर करते हैं? बर्थ के आधार पर, डेथ के आधार पर और माइग्रेशन के आधार पर। मतलब देखिए जन्म कितने लोग पैदा होते हैं तो उसकी गिनती भी होनी चाहिए, जितने लोग डेथ होते हैं तो पॉपुलेशन उतना कट भी करना चाहिए, और माइग्रेशन मतलब एक जगह से आप दूसरी जगह चले गए तो वहाँ पर तो पॉपुलेशन कम हो गया, और जहाँ चले गए वहाँ पॉपुलेशन बढ़ गया, तो पॉपुलेशन इस हिसाब से चेंज भी होता है। ठीक है। 14 नंबर क्या है? व्हाट इज फर्टिलिटी? मतलब प्रजननता क्या है? फर्टिलिटी क्या होती है? इसके आंसर में क्या लिखा है वो देखिए, एक्चुअल चाइल्ड बियरिंग परफॉर्मेंस ऑफ वुमेन, महिलाओं की वास्तविक संतानोत्पत्ति क्षमता, मतलब कि प्रजनन मतलब जो बच्चा पैदा कर सकती है, महिलाओं की वास्तविक संतान उत्पत्ति की जो क्षमता होती है उसे फर्टिलिटी कहते हैं। 15 नंबर क्या दिया गया है?
व्हाट इज मोर्टेलिटी, मतलब मृत्युता क्या है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन, जनसंख्या में जो मृत्यु की आवृत्ति होती है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, जो किस रेट से आपकी मृत्यु हो रही है एक मान लीजिए स्क्वायर किलोमीटर में या फिर बोल सकते हैं शहर में, तो उसको कहते हैं मोर्टेलिटी। ठीक है, जैसे बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट कितना चल रहा है। मोर्टेलिटी रेट कहीं पर ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है, कहीं पर इक्वल हो सकता है, कोई गारंटी नहीं होती इसकी। अगला क्या 16 नंबर में, व्हाट इज क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर क्या है? तो बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन ईयर, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या जो होती है उसे क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि 1000 पॉपुलेशन, आप सिंपल सा मीनिंग समझो कि एक साल में 1000 लोगों के बीच कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने नए शिशु जन्म हुए, तो उसे हम कहते हैं क्रूड बर्थ रेट, मतलब अशोधित जन्म दर। 17 नंबर क्या दिया गया, व्हाट इज क्रूड डेथ रेट, अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत्यु की संख्या, जो जन्म के लिए क्या हुई यहाँ पर मृत्यु के लिए भी कहना कि एक साल में 1000 लोगों के बीच कितने लोगों की मृत्यु होती है, उससे हम क्या कहते हैं क्रूड डेथ रेट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया वो सुनिए। हाँ, व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? तो थ्योरी एक्सप्लेनिंग स्टडीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के चरणों को समझने वाला सिद्धांत, मतलब जनसंख्या जो वृद्धि होती है उसके जो चरण होते हैं, मतलब कौन कौन सा स्टेजेज है उसको जो समझाने वाला सिद्धांत होता है, मतलब एक तरफ से बोल सकते थ्योरी, उसे क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं, जनांकीय संक्रमक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया, हु प्रपोज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया गया था किसके द्वारा? WS थॉमसन के द्वारा, बहुत बड़े ज्योग्राफी के बोल सकते हैं कि ज्ञाता थे, उन्होंने कहा था। अगला क्या 20 नंबर का, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में कितने चरण होते हैं? तो कौन कितने चरण होते हैं? टोटल 5 चरण होते हैं, तो याद रखिएगा कितने? 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया, व्हाट इज माइग्रेशन, प्रवास क्या है? ये सब तो आप लोग बचपन से जानते होंगे प्रवास क्या होता है, आपने कॉलेज में सुना होगा, स्कूल में सुना होगा, आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलता होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन क्या होता है? देखिए क्या लिखा गया कि परमानेंट और टेम्पोररी मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का अस्थायी या अस्थायी स्थानांतरण जो होता है उसे माइग्रेशन कहते हैं। मतलब आप एक जगह पर रहते थे, यहाँ से मान लीजिए आप शिफ्ट कर गए दूसरी जगह, तो ये क्या होगा आपका? वहाँ पर माइग्रेशन हो गया। अगर वहाँ परमानेंट सेटलमेंट किए तो भी माइग्रेशन है। अगर टेम्प्रोरी, मान लिया आप कोई जॉब पर्सन है, अगर यहाँ से आज गए दिल्ली, दिल्ली से फिर जाएंगे मुंबई, मुंबई से फिर कर्नाटक, वैसे आप घूमते रहेंगे तो उसे भी कहेंगे माइग्रेशन। क्यों? लेकिन ये हो जाएगा टेम्प्रोरी, कि आप टाइमली चेंज कर रहे हैं फिर वापस कहीं ना कहीं हो रहे हैं। और कोई होता है क्या, फिक्स के लिए कहीं पर चले जाते हैं तो वो परमानेंट हो जाता है, लेकिन कहलाएगा वो क्या? माइग्रेशन ही कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, व्हाट इज इमाइग्रेशन, आप प्रवास क्या है? तो एंट्री ऑफ पीपुल इनटू ए कंट्री, किस देश में लोगों का प्रवेश, मतलब किसी देश में जब लोगों का प्रवेश होता है उसे क्या कहते हैं? एंट्री ऑफ पीपल, मतलब इमाइग्रेशन कहते हैं। अगर 23 नंबर, व्हाट इज इमाइग्रेशन, उत्प्रवास क्या है? तो लिविंग ए कंट्री टू लिव एल्सवेयर, किसी देश को छोड़कर अन्यत्र बसना। मतलब मान लीजिए इंडिया से काफ़ी लोग चले गए कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं पर चले गए रहने के लिए, तो वो क्या हो गया? ई माइग्रेशन हो गया। मतलब आप अपने कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में रहने या बसने जा रहे हो। ठीक है, और ई माइग्रेशन क्या हुआ कि आप किसी दूसरे कंट्री से यहाँ पर रहने आ रहे हो, तो मेरे लिए वो क्या होगा? ई माइग्रेशन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 24 नंबर, व्हाट इज इंटरनल माइग्रेशन, आंतरिक प्रवास क्या है? तो देखिए क्या लिखा है, माइग्रेशन विद इन ए कंट्री, देश के भीतर होने वाला जो प्रवास होता है, मतलब एक देश के अंदर ही है। अगर आप किसी स्टेट बाई स्टेट आप क्या कर रहे हैं? माइग्रेशन कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इंटरनल माइग्रेशन। मतलब कि एक कंट्री के अंदर, देश के भीतर ही जो होने वाला जो माइग्रेशन है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसे कहेंगे इंटरनल माइग्रेशन। और 25 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है? तो क्या लिखा गया कि माइग्रेशन अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, राष्ट्रीय सीमाओं के पार होने वाला प्रवास। मतलब आप मान लीजिए आज इंडिया में, कल हो सकता है चाइना चले जाएंगे, हो सकता है कि अगले साल आप कहीं फ्रांस चले जाएं, उसके अगले साल कहीं अमेरिका चले जाएं, तो वो क्या होगा? इंटरनेशनल माइग्रेशन, कि आप शिफ्ट करते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, 26 नंबर क्या दिया गया, हु प्रपोज द लॉज ऑफ माइग्रेशन, प्रवास के नियम कितने प्रतिपादित किए गए हैं? तो सॉरी, किसने प्रतिपादित किए हैं? वो किसके द्वारा किया गया? E.G. रेवेनस्टीन के द्वारा। किसका? E.G. रेवेनस्टीन। इसको याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आए तो आप नाम जरूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। 27 नंबर क्या है, व्हाट इज लीज माइग्रेशन थ्योरी बेस्ड ऑन, ली का प्रवास सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पुश एंड पुल फैक्टर्स,
धक्का एवं आकर्षक कारकों पर यह बेस है। किसका? ली माइग्रेशन का जो थ्योरी दिया गया है सो। ठीक है। 28 नंबर क्या दिया गया? वाई डू पीपुल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़? लोग गाँव से शहरों की ओर क्यों प्रवास करते हैं? तो आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, जो जॉब करते होंगे उनको पता होगा क्या कि फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार के अवसरों के लिए लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि अपने शहर में काम नहीं मिला तो उस शहर में काम है तो वहाँ पर जाके हमें काम मिलेगा और उससे हमें रोजगार मिलेगा तो हम अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं, पैसे भेज कर ख्याल। जैसे बोलिए बेरोजगार तो बैठेंगे नहीं, कहीं तो काम करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो वही है, माइग्रेशन करते हैं किस लिए गाँव से लेकर शहर, क्योंकि शहर है, शहर में काम मिलेगा। गाँव में तो क्या रहता है, देखिए वही खेती है, वही पंचायत में काम है, वही जो हो सकता है कि गांव के लेवल का काम होगा। और शहर में देखिए इंडस्ट्री होता है, फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर जगह बहुत सारे काम मिलते हैं। यहाँ पर लेबरर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सब कुछ में काम आपको मिल जाता है। लेकिन गांव में उतना काम नहीं होता, इसलिए लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए गाँव से शहर आते हैं। 29 नंबर क्या दिया गया है? व्हाट इज़ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन? मतलब कि जनसंख्या प्रक्षेपण क्या है? तो क्या लिखा है कि एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन, भविष्य की जनसंख्या का अनुमान जो लगाया जाता है उसे जनसंख्या प्रक्षेपण कहते हैं। मतलब कि भविष्य में कितनी जनसंख्या हो सकती है उसका अनुमान। जैसे कि अभी देखिए सेंसस तो हुआ नहीं है, लेकिन अनुमान हम लोग कह सकते हैं कि 125 करोड़ के 150 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई है, तो वो क्या हुआ, जनसंख्या का हमने अनुमान लगाया, तो वो हो गया जनसंख्या प्रक्षेपण। ठीक है। 30 नंबर क्या दिया गया वो देखिए, व्हाट इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन? अनुकूलतम जनसंख्या क्या है? पॉपुलेशन दैट गिव्स मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, वह जनसंख्या जो अधिकतम उत्पादन प्रदान करे। मतलब जो अधिकतम क्या करे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, उसे हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन। 31 नंबर, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन? जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया गया था थॉमस रॉबर्ट मैल्थस के द्वारा। किसका? थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा। 32 नंबर देखिए क्या लिखा गया, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज माल्थसियन थ्योरी? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है? उनके हिसाब से क्या दिया गया कि पॉपुलेशन ग्रोज फास्टर देन फूड सप्लाई, कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य उत्पादन की तुलना में अधिक तीव्र होती है। कि जो जनसंख्या की वृद्धि होती है क्योंकि काफ़ी लोग हैं और उनका जो प्रोडक्टिविटी होता है या फिर उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो खाने के सप्लाई से अधिक बढ़ने लगती है, तो उसे कहते हैं माल्थसियन थ्योरी। फिर अगला क्या है 33 नंबर, हाउ डज पॉपुलेशन इंक्रीज अकॉर्डिंग टू माल्थस? माल्थस के अनुसार जनसंख्या किस दर से बढ़ती है? इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब ज्यामितीय अनुपात में पॉपुलेशन इंक्रीज करती है। 34 नंबर क्या दिया गया है, हाउ डज फूड प्रोडक्शन इंक्रीज अकॉर्डिंग टू माल्थस? माल्थस के अनुसार खाद्य उत्पादन किस दर से बढ़ता है? तो वो बढ़ता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब अंकगणितीय अनुपात में। कि फूड प्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए मंथली होता है। अगर आज में आपने कुछ मतलब क्या हुआ कि रोप लगाया, मतलब किसान के लिए खेती किए हैं, तो खेती में आपने फसल उगाया होगा, तो फसल लगाया होगा, फिर उसको उगेगा, पानी देना होगा, पटाना होगा, सब कुछ करने के बाद आपका 3 महीना या 4 महीने के बाद उसका कटाई होके उसका हमको मिलता है। ठीक है, इसलिए इसे अंकगणितीय अनुपात कहा गया कि अंकगणित महीने के हिसाब से फसल हमारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया 35 नंबर, व्हाट आर प्रिवेंटिव चेक्स? प्रतिबंधक नियंत्रण क्या है? तो मेजर्स टू रिड्यूस बर्थ रेट, जन्म दर को कम करने वाला जो उपाय है उसे प्रतिबंधक नियंत्रण कहते हैं। 36 नंबर क्या है, व्हाट आर पॉजिटिव चेक्स? सकारात्मक नियंत्रण क्या है? तो फेमाइन, डिजीज एंड वॉर इंक्रीजिंग डेथ रेट, अकाल, रोग और युद्ध जो मृत्यु दर बढ़ाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चेक्स कहते हैं। मतलब सकारात्मक नियंत्रण कि कैसे, कि अकाल के कारण या फिर रोग के कारण या फिर किसी युद्ध वॉर के कारण जब मृत्यु दर बढ़ने लगता है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव चेक्स। 37 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए, व्हाट इज पॉपुलेशन पॉलिसी? जनसंख्या नीति क्या है? तो गवर्नमेंट मेजर्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन मैनेजमेंट, मतलब जनसंख्या प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा जो अपनाई गई नीतियाँ होती है उसे पॉपुलेशन पॉलिसी कहते हैं। जैसे पॉलिसी क्या होता है, किसी के द्वारा कोई नीति बनाई गई हो या नीति अपनाई गई हो गवर्नमेंट के द्वारा, उसे क्या कहेंगे, पॉलिसी कहेंगे। लेकिन पॉपुलेशन पॉलिसी क्या होता है, जब जनसंख्या प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा कोई नीति अपनाई जाती है या फिर कोई नीति बनाई जाती है उसे पॉपुलेशन पॉलिसी यानी कि जनसंख्या नीति कहते हैं। 38 नंबर, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत की पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? वो किया गया था 1976 में, मतलब 1976 ईस्वी में। अगला क्या है 39 नंबर, व्हेन वाज द न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च्ड? नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई? वो किया गया था 2000 में, इन 2000 ईस्वी में। अगला है 40 नंबर, व्हाट इज पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप? जनसंख्या संसाधन संबंध क्या है? मतलब
रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के बीच का जो संबंध होता है उसे जनसंख्या संसाधन कहते हैं। मतलब अगर कोई संसाधन है और यहाँ जनसंख्या है तो जनसंख्या जिस हिसाब से उसको यूज करेगी उसे कहेंगे पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप, उसके साथ जो रिलेशन बन जाता है। क्योंकि देखिए जितना मान लीजिए पेट्रोल डीजल है तो वो तो लिमिटेड है, तो उसे पॉपुलेशन कैसे यूज करती है उसके हिसाब से देखा जाता है, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है इसके कारण उसे कहेंगे पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप। 41 नंबर क्या दिया गया है, व्हाट आर रिसोर्सेज, संसाधन क्या है, तो मीन्स डेट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला साधन को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं, मतलब संसाधन कहते हैं। 42 नंबर, हु क्लासिफाइड पॉपुलेशन रिसोर्स रीजर्स, जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया, तो वो किया गया था एडवर्ड एक्करमैन। मतलब एडवर्ड एक्करमैन ने क्या किया था, जनसंख्या संसाधन प्रदेश का वर्गीकरण किया था, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, अगला 43 नंबर, हाउ मेनी पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स वेयर आइडेंटिफाइड बाय एक्करमैन, मतलब एक्करमैन ने कितने जनसंख्या संसाधन प्रदेश बताए हैं, तो वो बताए 5। ठीक है, टोटल 5 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो क्या होगा, इंडिया। याद रखिए हमारा ही देश है इंडिया जो सर्वाधिक मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड का है। अगला क्वेश्चन क्या है 45 नंबर, व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन, अति जनसंख्या क्या है, तो पॉपुलेशन एक्सीडिंग रिसोर्स कैपेसिटी, संसाधनों की क्षमता से अधिक जनसंख्या, मतलब संसाधन लिमिटेड है, संसाधन कम हो गए और पॉपुलेशन जब अधिक हो गए तो उसे कहेंगे ओवर पॉपुलेशन, कहेंगे कि पॉपुलेशन जितना है उसके हिसाब से संसाधन मौजूद है ही नहीं, संसाधन उसे कम पड़ गया। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना कि फूड का शॉर्टेज हो गया, तो फूड का शॉर्टेज होने से क्या होगा, फूड का दाम बढ़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत डिमांड करने वाले, जब डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई, मतलब क्या बोलते हैं, जब सप्लाई कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ा तो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 46 नंबर, व्हाट इज अंडर पॉपुलेशन, अल्प जनसंख्या क्या है, मतलब पॉपुलेशन लेस देन ऑप्टिमम लेवल, अनुकूलतम स्तर से कम संख्या, अनुकूलतम जो स्तर होता है उससे जब जनसंख्या कम हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे, अंडर पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, अगला 47 नंबर क्या दिया गया है, वाई इज पॉपुलेशन कंसाइडेड रिसोर्स, जनसंख्या को संसाधन क्यों माना जाता है, तो जनसंख्या को संसाधन क्यों मानते हैं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स डेवलप एंड यूटिलाइज रिसोर्स, क्योंकि मनुष्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, संसाधन का विकास और उपयोग दोनों करते हैं। अगर उसके लिए बर्बादी करे तो वो गलत है, लेकिन अगर विकास और उपयोग सही तरीके से किया जाए बैलेंस के तौर पर तो वो काफ़ी अच्छा है, और वो समाज के लिए और नेचर के लिए वो भी अच्छा ही होता है। 48 नंबर, व्हाट इज जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, शून्य जनसंख्या वृद्धि क्या है, बर्थ रेट इक्वल्स डेथ रेट, मतलब जब जन्म दर और मृत्यु दर अगर इक्वल हो जाए, स्टेबल हो जाए पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन क्या होता है, ना बढ़ता ना घटता। अगर मान लीजिए कि 1000 लोग हैं, 1000 लोग में 5 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो 5 लोग मर भी जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक भी जन्म रेट अधिक नहीं हुआ, एकदम स्टेबल हो गया, जितने लोग जिंदा हुए उतने लोग मर भी गए। ठीक है, 49 नंबर क्या है, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण को मुख्य रूप से कौन सा कारक प्रभावित करता है, वो क्या होगा, क्लाइमेट यानी कि जलवायु। जलवायु क्या है, वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, जनसंख्या वितरण को। ठीक है, 50 नंबर क्या है, वाई इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट, जनसंख्या भूगोल का महत्व क्या है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि यह योजना निर्माण और संसाधन प्रबंधन में काफ़ी सहायता करता है कि संसाधनों को किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए और साथ में योजना किस प्रकार निर्माण करना चाहिए कि पॉपुलेशन हम लोग का सही रहे और रिसोर्सेज भी हमारा सबके लिए उपयोग भी हो जाए, रिसोर्सेज में हमारा अवेलेबल होते रहे। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स के। आप लोग के मन में काफ़ी डाउट होगा कि 5 मार्क्स का सर आपने क्यों नहीं बताया, तो 5 मार्क्स का मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 5 मार्क्स का आपका छोटा छोटा आंसर होता है, अब वो आंसर मैं 50 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कवर कर दूंगा। अगर यही क्वेश्चन आपके इसमें से कोई एक पार्ट अगर एग्जाम में आता है तो उसे छोटा करके लिख सकते हो, क्योंकि देखिए जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आता है उसमें कितना लिखना पड़ता है, 1 से 1.5 पेज, और जब 15 मार्क्स का होता है वो कितना लिखना पड़ता है, मिनिमम 3 पेज लिखना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा, आप उसमें से नोट्स बना के या फिर क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ के उसके बाद आप 5 मार्क्स में लिख सकते हो। इसलिए 15 मार्क्स वाला को समझिए आपका 5 नंबर वैसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, एक्सप्लेन इट्स रिलेशनशिप विद डेमोग्राफी, मतलब कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्या नेचर है, उसकी स्कोप क्या है और साथ में इसका क्या रिलेशनशिप है डेमोग्राफी के साथ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और हिंदी में क्या पूछा गया है, जनसंख्या भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए, जनांकिकी के साथ इसके संबंध की व्याख्या कीजिए। तो वही पूछा गया कि जनसंख्या भूगोल की प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में बताइए, साथ ही जनांकिकी के साथ क्या इसका संबंध है
वो बताइए। तो इसका आंसर देखिए मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा है। मैं आपको सिर्फ इसका मीनिंग समझा देता हूँ, इसका मीनिंग क्या होगा, आप लोग खुद इसे रीड करके देख लीजिएगा। पहले हम किसके बारे में जानेंगे कि जनसंख्या भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र तथा जनांकिकी के साथ इसका संबंध क्या होता है, वो हम पहले जानेंगे। इसके पहले पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, जैसे क्या लिखा गया कि जनसंख्या भूगोल जो होता है वो मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण शाखा है, यानी कि ब्रांच है। और यह क्या करता है, पृथ्वी की सतह पर जनसंख्या का जो वितरण होता है, संरचना होता है, वृद्धि होती है और जो स्थानांतरण मतलब माइग्रेशन होता है उसका स्टडी करता है, ठीक है, अध्ययन करता है। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य क्या समझना है हम लोग को कि विभिन्न क्षेत्र में जनसंख्या की विशेषता किस प्रकार अलग होती है, मतलब भिन्न होती है, और साथ ही वह क्षेत्रीय विकास और मानव गतिविधियों को कैसे प्रभावित कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। दूसरा पैराग्राफ क्या लिखा गया, जनसंख्या भूगोल की प्रकृति। इसके अंदर आपको क्या बताया गया वो सुनिए। इसमें बताया गया है कि जनसंख्या भूगोल का जो स्वरूप होता है वो वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों है। यह बताता है कि लोग कहाँ रहते हैं, उनका वितरण के कारण का व्याख्या किया जाता है, और साथ ही इसमें बताया जाता है कि जनसंख्या का घनत्व कितना है, जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, आयु संरचना क्या है, लिंग अनुपात कितना है, साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं, व्यवसाय कितने लोग व्यवसाय चला रहे हैं, प्रजननता कितने लोग फर्टिलिटी के हैं, मृत्युता कितनी है, प्रवास कितने लोग कर रहे हैं। जैसे विद्यों का जितना स्टडी होता है मतलब अध्ययन होता है वो इसके अंदर हम करते हैं। साथ ही एक गतिविधि विषय है, विषय मतलब सब्जेक्ट बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपको जनसंख्या की विशेषता जैसे कि होती है ना कि टाइम टाइम बदलती रहती है। जैसे 2020 मतलब 2011 में कितना पॉपुलेशन थे 125 करोड़, और अभी हो सकता है कि 150 करोड़ तक आपका पॉपुलेशन हो जाए। तो समय के साथ चेंज तो होती है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति में इंसानों का चेंज होना फिक्स है। जनसंख्या भूगोल क्या होता है, जनसंख्या और पर्यावरण, साथ ही जनसंख्या और संसाधन, साथ ही और क्या, जनसंख्या और आर्थिक विकास के बीच का संबंध का भी अध्ययन करता है। अब देखिए इसमें पूछा गया था आपका क्षेत्र के बारे में कि जनसंख्या भूगोल का क्षेत्र कितना होता है। ये क्या लिखा गया कि अत्यंत व्यापक क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, पहला देखिए, पहला जनसंख्या वितरण, जिसमें क्या होता है विभिन्न क्षेत्र में जो जनसंख्या का फैलाव होता है उसका जो स्टडी करते हैं मतलब अध्ययन करते हैं उसे जनसंख्या वितरण कहते हैं। दूसरा है जनसंख्या घनत्व, मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले जितने लोग हैं उनका जो संख्या का अध्ययन किया जाता है, मतलब उनकी संख्या का पता लगाया जाता है, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या संरचना, मतलब आयु मतलब एज के तौर पर, लिंग मतलब सेक्स के तौर पर, साक्षरता यानी कि एजुकेशन के तौर पर, धर्म, व्यवसाय आदि का जो अध्ययन किया जाता है उसे जनसंख्या संरचना कहते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, जनसंख्या वृद्धि, मतलब समय के साथ जो जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसका जो अध्ययन करेंगे हम सभी उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। प्रजननता और मृत्युता, मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर का जो अध्ययन किया जाता है उसे प्रजननता और मृत्युता दोनों कहते हैं। प्रवास क्या होता है, जो मैंने पहले बताया माइग्रेशन के बारे में, लोगों के एक स्थान से मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाते हैं और उसका जो प्रक्रिया होता है, मतलब आप यहाँ पर रह रहे हैं किसी कारणवश, मतलब एम्प्लॉयमेंट के तौर पर या फिर सेटलमेंट के तौर पर या फिर किसी प्रॉब्लम के तौर पर आप कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे, मतलब माइग्रेशन कहेंगे। जनसंख्या नीति क्या होती है, जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण संबंधित सरकारी नीतियाँ होती है, उनका जो अध्ययन किया जाता है उसे जनसंख्या नीति मतलब पॉपुलेशन पॉलिसी कहते हैं। जनसंख्या एवं संसाधन, मतलब कि जनसंख्या और उपलब्ध संसाधन के बीच में जो संबंध होता है उसे जनसंख्या एवं संसाधन का संबंध कहते हैं। अब देखिए जनसंख्या भूगोल और जनांकिकी मतलब डेमोग्राफी के साथ क्या संबंध है वो सुनिए। जनसंख्या भूगोल और जनांकिकी दोनों का संबंध क्या है, जनसंख्या के अध्ययन से होता है, परंतु दोनों का दृष्टि मतलब दोनों का जो नज़रिया होता है वो अलग अलग है। कैसे, पहले वो देखिए जनांकिकी क्या करता है, वो जनसंख्या का सांख्यिक अध्ययन करता है, मतलब स्टैटिकल, उसका जो रेट होता है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, नंबर सिस्टम में, बार ग्राफ में, या फिर किसी तरह से बताता है उसका कैसे, स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, नंबर के हिसाब से पढ़ते हैं, टेलीग्राफ पढ़ते हैं, बायो चार्ट पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आपको बताता है पिक्चर के थ्रू, ठीक है। इसमें आपका जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर, प्रवास दर और जनसंख्या वृद्धि बताती है, मतलब कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, कितने लोग सेटल्ड हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग पक्के घर में रहते हैं। ये सभी इस आंकड़ों के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, डेमोग्राफी मतलब जनांकिकी में पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी ओर जनसंख्या भूगोल की अगर बात करें तो इन्हीं आंकड़ों का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, भौगोलिक वितरण और क्षेत्रीय भिन्नता जो होती है ना कि इस क्षेत्र में इतने लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, वहाँ पर जैसे बोलते हैं ना कि नदी के सामने वाला क्षेत्र है, या पठारी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसके हिसाब से हम लोग जो जनसंख्या को देखते हैं उसे जनसंख्या भूगोल कहते हैं। जनांकिकी क्या होता है, ये बताता है कि जनसंख्या कितनी है, जबकि जनसंख्या भूगोल क्या बताता है कि जनसंख्या कहाँ रहती है और उनका वितरण किस किस कारण से हुआ है। जैसे कि नदी के सामने है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा,
पहाड़ी क्षेत्र है तो पॉपुलेशन कम होगा, जहाँ ठंडा क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ भी पॉपुलेशन कम होगा, लेकिन जहाँ पर क्या बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। इसलिए इसके निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के विभिन्न विशेषताओं और उसके जो क्षेत्रीय प्रभाव होते हैं उसको समझने में सहायता करता है। और जनांकिकी क्या होता है, और इसका जनांकिकी से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि क्षेत्र का योजना, संसाधन का प्रबंधन और सतत विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और हिंदी में विश्व जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व की व्याख्या कीजिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर तरीका समझ में आ रहा है तो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इसे रीड करके चले जाइएगा। अगला क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपसे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका डेंसिटी जो घनत्व है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना है। साथ ही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फैक्टर्स होता है वो कैसे अफेक्ट करता है, क्या अफेक्ट करता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करके बताना है। और हिंदी वाले समझ लीजिए कि विश्व जनसंख्या का जो वितरण होता है और घनत्व का जो व्याख्या होती है, ठीक है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना है। और दूसरा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में आपको चर्चा करके बताना है। देखिए वही क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा और एज इट इज़ मतलब सेम आंसर मैंने हिंदी में लिखा। आप लोग सिर्फ सुन लीजिए क्या है, आप लोग अपना अपना रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको पढ़ के समझा दे रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या होगा और इसके अंदर आपको क्या क्या जानना चाहिए। इसमें क्या आपको आंसर बताना है, वो देखिए विश्व जनसंख्या का वितरण के बारे में बताना होगा, उसके घनत्व के बारे में बताना होगा और इसके प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करना होगा, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा गया कि जनसंख्या वितरण से आशय क्या है कि पृथ्वी की सतह पर जो लोगों का फैलाव होता है, मतलब लोग जो अधिक डेंसिटी में रहते हैं, ठीक है, मतलब कितने कितने जगह पर रहते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो समान नहीं होता, मतलब एक जैसा नहीं होता। कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाए कि विश्व का या फिर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा 90% अगर बोल सकते हैं तो लोग कहाँ रहते हैं, ऐसा जगह पर रहते हैं जो भूभाग के से सीमित हो। मतलब सीमित मतलब क्या हो गया, जहाँ पर प्लेन हो, जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल हो, वहाँ मैक्सिमम लोग रहते हैं, ठीक है। एंटार्क्टिका देख लो, एंटार्क्टिका में कितने लोग रहते हैं, काफ़ी कम बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि वहाँ सब कुछ अवेलेबल नहीं है। वो एक फ्रोजन एरिया है जहाँ पर बर्फ़ तुरंत जम जाता है, वहाँ पर लोग उतना सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए अंटार्कटिका में कम लोग रहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसमें देख लीजिए भारत और चीन जो टॉप पॉपुलेशन में आता है वर्ल्ड में, आता है कि नहीं, तो यहाँ पर दोनों किस में है, एशिया में है। तो एशिया नॉर्मल सा बात है कि वर्ल्ड का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला वही क्या बोलते हैं महाद्वीप है, ठीक है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है और जापान है, जिसका जनसंख्या का घनत्व कितना है, काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में देखनी चाहिए तो बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, क्यों, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी धीरे धीरे करते बढ़ती जाती है, घटती जल्दी नहीं है, यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। यूरोप में भी क्या होता है, औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण क्या हुआ, जनसंख्या एकदम डेंस हो गया पूरी तरह से। इसके विपरीत अगर देखा जाए अंटार्कटिका, जो मैंने अभी पहले कहा आपको, सहारा मरुस्थल, ग्रीनलैंड, अमेजन बेसिन जैसे क्षेत्र में क्या होता है, प्राकृतिक जो बोलते हैं प्राकृतिक नेचर की वजह से वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। और साथ ही जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है, अगर अर्थ देखा जाए तो प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले जितने व्यक्तियों की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कि 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, जहाँ मैक्सिमम रहते हैं उसे क्या कहेंगे, पॉपुलेशन डेंस कहेंगे। और जहाँ पर कम लोग, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, वहाँ पर लगभग 10 लाख लोग रह रहे हैं, तो क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला देश हो, मतलब जगह हो गया। और वहाँ पर उसी जगह पर देखिए कहीं और एरिया में देखा जाए तो 1 किलोमीटर जो स्क्वायर होता है उसके अंदर मान हज़ार लोग रह रहे, सिर्फ 1000 लोग रह रहे, वहाँ पर डेंस क्या हो गया, काफ़ी कम हो गया। और उस जगह पर दूसरी जगह पर 10 लाख लोग रह रहे, वो डेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। और क्या बोला गया, इसे सामान्यतः किस वजह से दिखाया था कि प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या कैसे कितनी है और कितनी देखी जाती है। मतलब कि जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र पर जनसंख्या के दबाव को दर्शाता है। उपजाऊ भूमि, साथ ही अनुकूल जलवायु और विकसित उद्योगों वाले जितने क्षेत्र हैं उनका जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जबकि मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र और ध्रुवीय प्रदेशों में ये कम होता है। अब हम जानेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला कारक है भौतिक कारक। ये भौतिक कारक कैसे होता है वो सुनिए। देखिए पहला है जलवायु। जलवायु से क्या होता है,
जलवायु का मतलब क्या हुआ कि जहाँ का मौसम ठीक हो, जैसे कि मान लीजिए जहाँ ऐसा जगह जहाँ पर मौसम ठंड भी हो, गर्मी भी हो, बरसात भी हो, तो वो क्या होता है, वो जलवायु अनुकूल होता है जनसंख्या के लिए, तो वहाँ ज़्यादातर लोग रहते हैं। लेकिन जहाँ पर बहुत गर्मी होगी वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे नहीं, कि दिन भर गर्मी लगता है, रात को भी गर्मी लगता है, तो वो जगह ठीक है नहीं है। और जहाँ पर ठंडा हो तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ ठंडा ही ठंडा है, मतलब दिन भर ठंड ही लगता है और वहाँ पर रहने लायक भी मन नहीं करेगा आपको। तो जलवायु एक मैटर करता है। दूसरा स्थलाकृति, मतलब जगह, जैसे कि मैदान कृषि है। मैदान क्या है, जहाँ पर खेती कर सकते हैं, जहाँ पर गाड़ी चल सकता है, जहाँ पर रहने के लिए वो उपजाऊ हो, मतलब रहने बसावट के लिए, मतलब बसने के लिए वो जगह ठीक हो, तो उससे वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। लेकिन जहाँ पर मान लीजिए कोई पहाड़ी वाला क्षेत्र हो, तो पहाड़ी वाले क्षेत्र में लोग कितना रहेंगे, कम रहेंगे, तो वो क्या हो गया, वहाँ पर जनसंख्या हमेशा कम ही रहेगी। तीसरी चीज़ है मिट्टी। मिट्टी कैसे, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है तो वो क्या करती है, एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देती है, क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ सबसे ज़्यादा होगा। जहाँ एग्रीकल्चर होगा तो वहाँ पर जनसंख्या तो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर खेती हो रहा है, खेती में लोग खेती करेंगे, फसल उगाएंगे, उससे पैसे कमाएंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। और चौथा पॉइंट है जल की उपलब्धता, जो मैंने पहले भी कहा, नदियाँ, झीलें और भूजल, जो मतलब ज़मीन के नीचे वाला जो जल निकलता है, वो क्या करता है, मानव बसावट को प्रोत्साहित करते हैं। लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, कहाँ घर बनाएंगे बताइए, तो जहाँ पर पानी अवेलेबल रहेगा। पानी अवेलेबल नहीं रहेगा तो वहाँ पर लोग रहेंगे क्या, कभी नहीं रहेंगे। दूसरा कारक क्या है, दूसरा कारक है आर्थिक कारक, मतलब उद्योग, व्यापार, रोजगार के अवसर और परिवहन सुविधाएं, जो क्या करती है, लोगों को आकर्षित करती है। इसलिए औद्योगिक और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तीसरा कारक क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य सामाजिक सुविधाएं, जो क्या करती है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। लोग बेहतर जीवन स्तर वाले क्षेत्र में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। मान लीजिए कि जहाँ पर हॉस्पिटल का फैसिलिटी हो, एजुकेशन भी अच्छा हो, रोड्स भी अच्छा हो, वहाँ पर इनकम भी अच्छा हो, तो लोग वहाँ जाएंगे, या फिर ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर ना हॉस्पिटल हो, ना एजुकेशन मिले, ना रहने का अच्छा जगह मिले, ना फैसिलिटी मिले, कुछ नहीं मिले, तो लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे, जहाँ सब कुछ फैसिलिटी हमें मिले। ठीक है, तो उसे कहेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। चौथा कारक क्या है, वह है राजनीतिक कारक। राजनीति की स्थिरता, सुरक्षा और सरकारी नीतियाँ जनसंख्या को आकर्षित करती है ज़्यादा, और विकास को भी बढ़ावा देती है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि विश्व में जनसंख्या का वितरण भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के कारण असमान है। जनसंख्या वितरण और घनत्व का अध्ययन संसाधन प्रबंधन, क्षेत्रीय योजना और सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, डिस्कस स्टेजेज एंड सिग्निफिकेंस। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इसके चरणों एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये आपको बताना है जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के बारे में। इसका देखिए क्या क्या आंसर होगा वो सुनिए, मैं से बोल रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिएगा क्या मैं बोलता हूँ। सो आप एक बार अपने से रीड कर लीजिए, इसका पीडीएफ में वैसे भी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ से रीड कर सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या भूगोल और जनांकिकी का एक महत्वपूर्ण क्या है, सिद्धांत है। यह क्या बताता है कि देश का आर्थिक और सामाजिक प्रगति कैसे जनसंख्या को परिवर्तन करता है। इसका सिद्धांत कौन दिया था, उन्होंने, किन्होंने दिया था, मतलब वो दिया था W.S. थॉमसन ने। कब दिया था, 1929 में। बाद में अलग अलग तरह के विद्वान आए, मतलब नॉलेजेबल पर्सन आए, और इसमें कुछ संशोधन किए और साथ ही विस्तार किए। इसके बाद क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि सिद्धांत के अनुसार कि प्रत्येक देश में जब विकास की प्रक्रिया जारी होती है तो वह जनसंख्या वृद्धि के लिए काफ़ी चरणों से गुजरना पड़ता है। कौन कौन सा चरण है, पहला जन्म दर, मतलब जन्म दर कितना हो रहा है, दूसरा मृत्यु दर कि मृत्यु कितनी हो रही है, और जनसंख्या वृद्धि देर दर के आधार पर ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। अब इसके चरण के बारे में देखेंगे कि जनांकीय संक्रमण का चरण क्या क्या है। तो पहला चरण है उच्च स्थिर अवस्था, जिसे इंग्लिश में हाई स्टेशनरी स्टेज कहते हैं। यह पहला अवस्था है, ठीक है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है, अकाल होता है, महामारी होती है, और छोटे छोटे जीवन स्तर के कारण जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी हो जाती है। दूसरा क्या है, प्रारंभिक विस्तार अवस्था, मतलब अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। इस अवस्था में चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छता और खाद्य आपूर्ति में सुधार के कारण मृत्यु दर कम होने लगती है, जबकि जन्म दर उच्च बनी रहती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने लगती है। तीसरा पॉइंट है क्या, उच्च विस्तार अवस्था, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, मतलब इस अवस्था में नगरीकरण, शिक्षा, परिवार नियोजन और सामाजिक जागरूकता के कारण जन्म दर में कमी आने वाली लगती है। मृत्यु दर निम्न स्तर पर बनी रहती है।
जनसंख्या बढ़ती तो है, लेकिन क्या होती है, वही वृद्धि की गति वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। चौथा पॉइंट क्या है, निम्न स्तर अवस्था, मतलब लो स्टेशनरी स्टेज। इसमें क्या बोला गया है कि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत कम स्तर पर होता है। जनसंख्या वृद्धि लगभग स्थिर हो जाता है, एक तरह से देखा जाए तो, मतलब स्टेबल हो जाता है। विकसित देश इस अवस्था का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हास्यमान अवस्था, मतलब डिक्लाइन स्टेज। क्या लिखा गया है कि इस अंतिम अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि नेगेटिव में चली जाएगी, मतलब ऋणात्मक हो जाएगी, और कुल जनसंख्या में कमी धीरे धीरे आने लगती है। बहुत जगह होता है, जापान इसका मुख्य उदाहरण है, क्योंकि जापान में देखिए काफ़ी लोग क्या हुए, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अपाहिज पैदा होने लगे, जिसके कारण वहाँ पर नौजवानों की कमी होगी। तो नौजवान वो सब ढूंढते हैं कि कहाँ के बाहर के नौजवान मिले और जापान की पॉपुलेशन को धीरे धीरे करके बढ़ाए, लेकिन वहाँ पर कोई जाने को तैयार नहीं होता। जापान में जाएंगे तब ना वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा। अब है सिद्धांत का महत्व क्या होता है, वो देखिए। यह जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के संबंध को स्पष्ट करता है। दूसरा, यह जनसंख्या नीति निर्माण में सहायता करता है। तीसरा, ये भविष्य की जनसंख्या जो प्रवृत्ति होती है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। चौथा पॉइंट क्या है, यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संसाधन नियोजन में उपयोगी भी होता है। पांचवा पॉइंट क्या है, विभिन्न देशों की जनांकीय स्थिति की तुलना में सहायता करता है। इसकी आलोचना भी की गई है। आलोचना में क्या किया गया, यह सिद्धांत मुख्यतः पश्चिमी देशों के अनुभव पर आधारित है, इसलिए यह सभी विकासशील देशों की जनसंख्या स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाता है। इसमें क्या बताया गया कि सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों को भी पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है, यही बताया गया। ठीक है, और इसके निष्कर्ष में हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि जनांक के संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। कुछ सीमाओं के बावजूद यह जनसंख्या अध्ययन और विकास नियोजन में अत्यंत उपयोगी और व्यापक रूप से स्वीकार किया गया सिद्धांत है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज माइग्रेशन, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, डिस्कस रेबस्टीन एंड लीस थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। इसके बारे में हम जानेंगे, मतलब प्रवास क्या है, इसके कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए, रेबस्टीन एवं ली के प्रवास सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो प्रवास के बारे में मैंने पहले बताया, अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि प्रवास होता क्या है। मैंने पहले भी कहा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने सेम लिखा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पूछा गया वो देखिए। प्रवास का कारण पूछा गया है, इसके परिणाम पूछे गए, और इसका सिद्धांत जो दिया गया उसके बारे में आपको व्याख्या करके बताना है, मतलब। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में। प्रवास का अर्थ क्या होता है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या फिर अस्थायी रूप से जाना। स्थायी किसे कहते हैं, जो परमानेंट सेटलमेंट कहीं हो जाता है, और स्थायी वो होता है जॉब के लिए। मान लिया आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आज आपका पोस्टिंग दे दिया गया दिल्ली में, हो सकता है कि कल आपका पोस्टिंग हो जाए कब, कानपुर में। तीसरा दिन अगर तीसरी बार अगर पोस्टिंग में आया तो हो सकता है चेन्नई में हो जाए। तो ये कहेंगे टेम्प्रोरी माइग्रेशन, जो आपका होते जा रहा है। यह जनसंख्या परिवर्तन के क्या है, मुख्य घटक में से एक है, पहला। और क्या बोला गया कि जन्म और मृत्यु के साथ साथ प्रवास भी जनसंख्या की संरचना और वितरण को प्रभावित करता है। प्रवास क्या होता है, देश के भीतर, तो अगर देश के भीतर प्रवास हो तो उसे क्या कहेंगे, आंतरिक प्रवास कहेंगे, मतलब इंटरनल माइग्रेशन कहेंगे। और जब देश के बाहर हो तो इंटरनेशनल माइग्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब प्रवास के कारण क्या क्या होते हैं, तो प्रवास के पीछे अनेक आर्थिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण भी हो सकता है, राजनीतिक कारण भी हो सकता है, पर्यावरणिक कारण भी हो सकता है। पहला आर्थिक कारण के बारे में देखिए, रोजगार के लिए, अधिक आय कमाने के लिए, मतलब अधिक इनकम कमाने के लिए, साथ ही बेहतर आर्थिक अवसरों की प्राप्ति के लिए लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर लोग प्रवास क्यों करते हैं, मोस्टली होता है रोजगार, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि गाँव में काम कम मिलता है और शहर में काम अधिक मिलेगा तो वहाँ पर जाना चाहिए। तो यह आर्थिक कारण। दूसरा सामाजिक कारण क्या है, सामाजिक कारण है शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, विवाह और बेहतर जीवन स्तर लोगों को प्रवास के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि शिक्षा के लिए, कि लोग एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधा, मतलब अगर हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ नहीं है, तो हम दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी हो, उसके लिए माइग्रेशन करते हैं। तीसरा शादी के लिए, अगर शादी के मतलब कि आज आप यहाँ रह रहे हैं और शादी के बाद कहीं ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को देखभाल करना है, तो विवाह के बाद आप कहीं और जाएंगे। और क्या होता है, बेहतर जीवन स्तर के लिए, कि अभी का आपका जीवन नॉर्मल है, अगर आप इससे ज़्यादा फैसिलिटी जीवन स्तर रखना चाहते हो, लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहते हो, तो आप कहीं और माइग्रेशन करेंगे। क्यों, जहाँ पर फैसिलिटी सबकी चीज़ की मिले, एजुकेशन, हॉस्पिटल, इनकम सब कुछ जहाँ मिले, आप वहीं जाना पसंद करोगे। ये हो गया सामाजिक कारण। तीसरा राजनीतिक कारण, मतलब युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक संघर्ष और उत्पीड़न लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ के बाध्य करते हैं। मतलब या तो हो सकता है वॉर, युद्ध के कारण। दूसरा राजनीतिक अस्थिरता, मतलब पॉलिटिकल जो
क्या बोलते हैं, तो अनस्टेबिलिटी, उसकी वजह से। तीसरा हो गया धार्मिक संघर्ष के बारे में। और चौथा हो गया उत्पीड़न, लोग जब अपना निवास छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है, अपने कारण से नहीं लेकिन पॉलिटिकल कारण से। चौथा है पर्यावरणीय कारण, मतलब कि बाढ़, सूखा, भूकंप या जलवायु परिवर्तन जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उससे प्रवास को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। अब देखिए प्रवास का परिणाम क्या हो सकता है। प्रवास के दो परिणाम हो सकते हैं, एक हो सकता है सकारात्मक और एक हो नकारात्मक। सकारात्मक में कौन कौन से होंगे वो देखिए, मतलब पॉजिटिव, इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। दूसरा क्या है, आय और जीवन स्तर में सुधार होता है। तीसरा, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। चौथा, नगरीय और औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है। और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है कि नगरों में भीड़भाड़ बढ़ता है, आवास, परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा का पलायन होने लगता है और सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं में वृद्धि होने लगती है। ये इसका नकारात्मक प्रभाव है, परिणाम मिलता है। अब देखिए रेवेनस्टीन का प्रवास सिद्धांत क्या था। तो प्रवास के नियमों का प्रतिपादन ईजी रेवेनस्टीन ने 1885 में दिया था। ठीक है, उनके प्रमुख नियम कौन कौन से थे। पहला, अधिकांश प्रवास छोटी दूरी का होता है। अधिकांश क्या होता है, छोटी दूरी का, मतलब एक गांव से दूसरे गांव, यह सबसे ज़्यादा देखा जाता है। लंबी दूरी के प्रवासी प्रायः बड़े नगरों की ओर ही जाते हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ से कहीं जा रहे हो तो कहाँ जाओगे, जहाँ पर आपको काम मिलेगा, है कि नहीं। सबसे ज़्यादा काम कहाँ मिलेगा, जहाँ इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक हो, जहाँ पर आपको इनकम ज़्यादा मिले, जहाँ पर लोग ज़्यादा काम कर सके ज़्यादा मात्रा में, आप वहीं जाओगे। ठीक है। तीसरा क्या था कि प्रवास चरणबद्ध रूप से होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है प्रत्येक प्रवास के लिए प्रति प्रवास भी होता है, मतलब प्रत्येक प्रवास के लिए प्रति प्रवास, मतलब कि एक जगह के लिए दूसरी जगह आपको जाना पड़ सकता है। आर्थिक कारण प्रवास का मुख्य आधार है, मतलब आर्थिक कारण अगर देखा जाए तो मेन बेस मोस्टली अगर लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, वो जाते हैं अपनी इनकम, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। मोस्टली सामाजिक कारण से, राजनीतिक कारण से काफ़ी कम जाते हैं, लेकिन अगर आर्थिक कारण देखा जाए तो उसमें मैक्सिमम लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं। इन नियमों को क्या कहते हैं, रेमनस्टीन के प्रवास नियम कहा जाता है। अगला पढ़ते हैं ली का प्रवास सिद्धांत। एवरेट एस ली ने 1966 में प्रवास सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार प्रवास 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है। पहला क्या है, उद्गम स्थल के कारक। दूसरा, गंतव्य स्थल के कारक। तीसरा, मध्यवर्ती बाधाएं। चौथा, व्यक्तिगत कारक। ली ने प्रवास को धक्का एवं आकर्षण कारकों के माध्यम से समझाया, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, सुविधाओं की कमी धक्का कारक है, मतलब जो हम लोग को जाना पड़ता है, इसमें हम लोग कुछ बहाना नहीं बना सकते। बेरोजगारी आप इसमें क्या बहाना बनाओगे, पैसे तो कमाने जाने पड़ेंगे क्योंकि ज़िंदगी जीनी है। दूसरा, गरीबी, अगर गरीबी है तो आपको पैसे कमाने जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए घर बार सबको चलाना पड़ता है, राशन पानी सबको लाना पड़ता है, तो वो जाना ही पड़ेगा। सुविधाओं के लिए, अगर सुविधा आपको चाहिए, आप कहीं पर काम कर रहे हो, आपका इनकम आपके नहीं बच रहा है, आपका सब खर्चों में निकल जा रहा है, तो सुविधाओं के लिए आपको और एक्स्ट्रा इनकम कमाना होगा ना, उसके लिए क्या करोगे, दूसरी जगह माइग्रेशन करोगे, इससे कहेंगे धक्का कारक। दूसरा हो सकता है जबकि रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर, ये क्या है, आकर्षण कारक है, मतलब ये आपको आकर्षक करते हैं। मान लीजिए कहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी बहुत अच्छी है तो आपको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर कि हमारे यहाँ काम करो, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, आपको घर मिलेगा, आपको लोन मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा, वहाँ पर गाड़ी दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, ये आपको आकर्षक करता है। कौन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और क्या बोल सकते हैं, गुड लाइफस्टाइल। ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि प्रवास जनसंख्या परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जनसंख्या वितरण और आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। रेवेनस्टीन तथा ली ने के सिद्धांत प्रवास के कारणों और स्वरूप के समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली एग्जामिन माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए अपनी भाषा में, मतलब आप उसकी स्टडी कीजिए, उसके बाद इसका आंसर लिखिए कि उनके कहने का क्या मतलब था। तो वो देखिए उनके कहने का क्या मतलब था। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या भूगोल का एक अत्यंत क्या है, प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन किसने किया था, वो किया गया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 ईस्वी में। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक उन्होंने लिखी थी एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में किया था। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की गति खाद्य उत्पादन की वृद्धि से कहीं अधिक होती है। यदि जनसंख्या वृद्धि को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो समाज में गरीबी, अकाल, बेरोजगारी और अनेक समस्या उत्पन्न हुई। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्स हमारे पास ज़्यादा तो है नहीं, और जनसंख्या अगर कंट्रोल ना किया जाए तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी और हमें उन्हें देने के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो गवर्नमेंट भी आपको कहाँ से देगी बताइए, तो गवर्नमेंट के पास रहेगा तब ना देगा। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो लोगों को कहाँ से मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा,
सुविधाएं नहीं मिलेगी तो लोग क्या करेंगे, आपस में लड़ कट के मर जाएंगे, है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया है, सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं। माल्थस ने अपने सिद्धांत को 2 आधारभूत मान्यताओं पर स्थापित किया। पहला, मनुष्य के जीवन के लिए भोजन आवश्यक है। दूसरा, स्त्री और पुरुष के बीच प्राकृतिक आकर्षण जनसंख्या वृद्धि के कारण बनता है। अधिक सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32। ज्यामिति मतलब जैसे कि मान लीजिए 1 था पहले, अब उसके कुछ बच्चे हुए तो वहाँ से 2 हो गया। अगर वो 2 भाई के 2 बेटे हैं तो 2 का अगर बच्चा हुआ तो 4 बच्चा हो गया। अब वो 4 बच्चा का अगर वंशज हुआ तो 4 गुना 8 या फिर 16 हो जाएंगे। उस तरह के ज्यामितीय अनुपात से बढ़ता है। और खाद्य उत्पादन में अंकगणित का अनुपात में बढ़ता है, क्योंकि देखिए ज़मीन आपके पास उतना ही है, आप खाना उगाओगे भी तो कितना उगाओगे, उसमें जितना होगा उतना ही ना उगाओगे, तो 1, 2, 3 करके उगता है। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन 1, 2, 4 गुणित में बढ़ता है और ये अंकगणित में बढ़ता है, ठीक है। इस प्रकार क्या कहेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि खाद्य उत्पादन की तुलना में अधिक तेज होती है, जिससे जनसंख्या और संसाधनों के बीच असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है, आप लोग ये भी सोच रहे हैं उपाय भी तो होना चाहिए, जब प्रॉब्लम है तो उपाय भी होते हैं। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 प्रकार के नियंत्रण बताए। पहला है प्रतिबंधक नियंत्रण मतलब प्रिवेंटिव चेक्स, ये जन्म दर को कम करते हैं, जैसे कि विलंबित विवाह, आत्मसंयम, परिवार नियोजन मतलब कि विलंबित विवाह को विलंब किया जाए, कितना विलंब किया जा सकता है, 25 साल तक विलंब कर सकते हो, ठीक है। तो आत्मसंयम है, आत्मसंयम मतलब कि संयम रखिए कि ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने, आपको लिमिटेड करने। जैसे बोलते हैं एक प्रोग्राम में चलाया गया था, हम 2 हमारे 2, मतलब अगर आप दोनों हैं आपके 2 ही बच्चे करिए, 2 बच्चे से अधिक मत कीजिए ताकि पॉपुलेशन अधिक ना हो, और उसका आप भलन मतलब क्या बोलते हैं, उसकी आप परवरिश भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। तीसरा है परिवार नियोजन, कि परिवार का जो प्लानिंग होता है, फैमिली प्लानिंग, वो भी आप सही तरीके से करो। इसका सकारात्मक नियंत्रण क्या है, पॉजिटिव चेक्स में ये मृत्यु दर को बढ़ाते हैं। अकाल, महामारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदा, ये क्या करता है, ये मृत्यु दर को बढ़ाता है। सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि अकाल अगर पड़ा तो क्या होगा, लोगों में मारपीट होगा, खाने के लिए सब लोग लड़ेंगे तो क्या होगा, मृत्यु दर बढ़ेगा जरूर, यहाँ पे भूखे लोग मर जाएंगे। दूसरा महामारी अगर फैलती है तो उसके कारण लोग मरते हैं, मृत्यु दर बढ़ता है। तीसरा युद्ध में काफ़ी लोग मर जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ युद्ध होगा, दोनों साइड से, तो जो लोग लड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक मरना है तो मरेंगे, उसमें क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगा, मृत्यु दर बढ़ेगा। प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, मतलब प्रकृति के द्वारा जो डिजास्टर्स आते हैं उसके कारण लोग मरते हैं, तो ये भी मृत्यु दर को बढ़ाता है। अब बात करते हैं सिद्धांत के गुण क्या है। इसने अति जनसंख्या की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को स्पष्ट किया है, जनसंख्या एवं संसाधनों के संबंध को समझाया गया है, अनेक देशों की जनसंख्या नीतियों को प्रभावित किया। सिद्धांत की आलोचना क्या है कि माल्थस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का सही अनुमान नहीं लगाया। आधुनिक कृषि तकनीकों में से खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, परिवार नियोजन के कारण जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित हुई है। यह सिद्धांत सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होता है। विकसित देशों में आज कम जनसंख्या वृद्धि की समस्या देखी जाती है। वर्तमान में प्रासंगिकता, यद्यपि माल्थस की कुछ मान्यताएं पूरी तरह सही सिद्ध नहीं हुई, फिर भी संसाधनों पर बढ़ते जनसंख्या दबाव, पर्यावरणीय समस्याएं, खाद्य संकट और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों इस सिद्धांत की प्रासंगिकता को दर्शाती है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या अध्ययन के इतिहास को महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, मतलब इसकी सीमाओं के बावजूद भी यह जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के महत्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। आप क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जानेंगे। डिस्कस द पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप, एक्सप्लेन द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। जनसंख्या संसाधन संबंध की विवेचना कीजिए और भारत की जनसंख्या नीति की व्याख्या कीजिए। इसके आंसर में आप क्या लिखोगे वो सुनो, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनना, सब कुछ आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। कि जनसंख्या संसाधन का संबंध क्या है, एकदम घनिष्ठ टाइप का, इसे बोलते हैं दोस्ती यारी कैसी रहती है वैसे घनिष्ठ टाइप का। संसाधन वे साधन होते हैं जो मानव की आवश्यकता हो, मतलब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, ठीक है। संसाधन मैंने आपको क्या कहा कि एक तरह का साधन होता है जो लोगों की नीड्स को फुलफिल करता है, ठीक है। लेकिन जबकि जनसंख्या क्या होती है, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। मनुष्य संसाधन का उपयोग किस लिए करता है, विकास के लिए करता है, संरक्षण के लिए करता है। इसलिए जनसंख्या को भी एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। जनसंख्या और संसाधन के बीच का संबंध क्या है, किसी देश के आर्थिक विकास और जीवन स्तर को निर्धारित करता है। यह उपलब्ध संसाधन जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो और जीवन स्तर को उच्च रखता हो।
इसके विपरीत यदि जनसंख्या संसाधन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है तो गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य संकट और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। अब ये क्या लिखा है, जनसंख्या संसाधन संबंध की प्रमुख अवधारणाएं क्या है। तो पहला अनुकूलतम जनसंख्या मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाए। मतलब संसाधन का हम लिमिट उपयोग करें लेकिन हम लोग जो प्रोडक्शन हो वो अच्छे से मतलब अधिक उपयोग हो, अधिक हमारा प्रोडक्शन होने लगे। इस अवस्था में लोगों का जीवन क्या होता है, सर्वोच्च होता है। दूसरा क्या, अति जनसंख्या मतलब ओवर पॉपुलेशन। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या उपलब्ध संसाधन से अधिक हो जाती है, मतलब जितना संसाधन है उससे डबल मान लीजिए हो गया आपका पॉपुलेशन या फिर उससे अधिक हो गया, तो उसे कहेंगे अति जनसंख्या। इसमें बेरोजगारी होता है, गरीबी होती है, आवास संकट होता है और संसाधन पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है। तीसरा क्या है, अल्पसंख्यक मतलब अंडर पॉपुलेशन। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या उपलब्ध संसाधन का पूर्ण उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं होती, मतलब संसाधन तो भरपूर है लेकिन लोग ही नहीं है उसका रिसोर्स यूज़ करने के लिए, तब उसे क्या कहेंगे, तब कहेंगे उसे अल्प जनसंख्या। ठीक है, ऐसी स्थिति में संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है और विकास की गति में धीमी रहती है। भारत की जनसंख्या नीति क्या कहती है वो सुनिए। भारत विश्व का पहला देश है जिसने 1952 ईस्वी में आधिकारिक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर विभिन्न जनसंख्या नीति लागू की है। ठीक है, एक नीति है, क्या नाम है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जो 2000 में पब्लिश किया गया था। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 भारत की सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या नीति है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य के अनुसार कि जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करना, जन्म दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, परिवार कल्याण एवं प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, गर्भ निरोधक साधनों की सार्वभौमिक उपलब्धता निश्चित करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना, सतत आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। इसमें उपलब्धियाँ चुनौतियाँ क्या है, भारत में प्रजनन दर में कमी आई है और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ी है। फिर भी जो हमारा क्षेत्रीय असमानता है, गरीबी है, अशिक्षा है और बढ़ती जनसंख्या का जो दबाव है, आज भी हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। क्योंकि देखिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, कम पढ़े लिखे थे, अपना फैसला खुद नहीं ले सकते, ये भी गलती है। और ये गरीब लोग काफ़ी है क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। ये रोज़गार नहीं रहेगा तो फिर काम क्या करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, बेरोजगार रहेंगे, गरीब रहेंगे। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जनसंख्या और संसाधन एक दूसरे पर निर्भर हैं। सतत विकास के लिए जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन आवश्यक है। भारत की जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण, संसाधनों का उचित उपयोग और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। हाँ, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं और उसका जो आंसर मैंने आपको समझाया। अगर अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिएगा। हाँ, और इसके अलावा यदि आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए, जो आपके देखिए आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँगा। आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको इस वीडियो में अगर कोई टॉपिक डाउट लग रहा है तो उस टॉपिक का नाम इसमें लिख दीजिएगा और टेलीग्राम में मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपका डाउट उसमें सॉल्व कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि उस डाउट का क्या सॉल्विंग होगा। ठीक है, तो और जो मैं रोज़ कहता हूँ, अगर आपको अपने सेशन, अपनी यूनिवर्सिटी और अपने ग्रेजुएशन के लिए कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई हमेशा देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।